आज का जो लेक्चर्स है अपना वो है थ्योरी ऑफ कॉलम का लेक्चर नंबर 1। थ्योरी ऑफ कॉलम में बेसिकली आपको पढ़ने हैं सिलेंडर रेशियो, है ना। सिलेंडर रेशियो क्या होता है, इलर्स फॉर्मूला, रैंकाइन्स फॉर्मूला और उसको कैसे डिराइव किया गया, उस पर किस तरीके से बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एंड कॉलम क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज़ें आपको जो है थ्योरी ऑफ कॉलम में पढ़ने हैं। ये अगर आप गेट के सिलेबस के अनुसार देखेंगे तो ये चीज़ें आपको जानने हैं, बट अगर आप AKU के सिलेबस के अनुसार देखें, है ना, आपने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो है अपना बिहार का, उसके अनुसार अगर आप अपना सिलेबस चेक करेंगे तो वो जो है आपका मॉड्यूल नंबर 9 में पढ़ना है, जो कि आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉलम्स, इलर्स फॉर्मूलाज, इंड कंडीशंस एंड इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, कॉलम्स विद इसेंट्रिक एंड लैटरल लोड्स, plasticity and yield design, 1D plasticity and energy approach plasticity models, limit analysis and yield design। ये आपका सिलेबस है मॉड्यूल नंबर 9 का, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहले गेट पर्सपेक्टिव्स के अनुसार देखेंगे, ओके, और कुछ चीज़ें आपको जो है AKU सिलेबस के अनुसार भी बताएंगे। दोनों लगभग सेम ही हैं, कुछ चीज़ें आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में AKU सिलेबस में थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी गई है, ठीक है, तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि क्या है, कैसे वो हमारा होता है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉलम होता क्या है, ठीक है। कॉलम होता क्या है, तो देखो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कॉलम जो है कंप्रेसिव लोड को, एक्सियली कंप्रेसिव लोड को लेने वाला एक स्ट्रक्चर है। मान लो कोई स्ट्रक्चर्स बनाए इस तरीके का, ठीक है, इसका ये हमारा एक ये जो है Y एक्सिस है और ये जो है X एक्सिस है ना। चाहे वो इस एक्सिस के, इसके X एक्सिस में लोड लगे या Y एक्सिस के अलॉन्ग लगे, मतलब उस पर लोड लग रहा है उसके एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, उसके एक्सिस के अलॉन्ग उस पर जो है लोड लग रहा है, और वो लोड कंप्रेसिव लोड होना चाहिए। उसके एक्सिस के अलॉन्ग तो लोड लगना ही चाहिए, बट वो कंप्रेसिव नेचर्स का होना चाहिए। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन आएगा कि सर हमारा इस तरीके का जो बीम था, ठीक है, अगर ये हम लोग बीम ले लें, कैंटिलीवर बीम, और ये हमारा X, ये हमारा Y X एक्सिस हो गया और ये Y एक्सिस हो गया। अब मान लो कि इसको हम Y एक्सिस मानते हैं, इसको X एक्सिस मानते हैं, और यहाँ पे हमारा लोड लगा दिया जाए, तो क्या इसको हम लोग कहेंगे कि वो कॉलम है? तो नहीं। वो इसलिए कि कॉलम को डिफाइन करने का लिए तो ये चीज़ें कंपलसरी है ही कि वो एक्चुअली कंप्रेसिव लोड सब्जेक्ट करता है, वो ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो लेंथ होना चाहिए ग्रेटर देन एरिया, यानी जो भी स्ट्रक्चर्स लेंगे उसका जो लेंथ होना चाहिए उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया हमारा मान लो πr² है, सपोज डैट, तो इसका जो लेंथ होना चाहिए इससे बहुत बड़ा होना चाहिए इसका लेंथ, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हम लोग जो है उसे क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। वैसे स्ट्रक्चरल मेंबर को क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। अब कॉलम हमारा दो तरीके का हो सकता है, एक तो वर्टिकल कॉलम हो सकता है, एक इंक्लाइंड कॉलम हो सकता है। अगर वर्टिकल कॉलम है तो उसको जनरली हम लोग कॉलम ही कहते हैं। अगर हमारा कॉलम मान लो
कि इस तरीके से है, इस तरीके से हमारा कॉलम है, तो जब वर्टिकली है तो इसको हम लोग कॉलम ही कहेंगे, ठीक है, और इस पे हमारा एक्सियल लोड एक्ट हो रहा है। बट कोई कॉलम है जो कि इंक्लाइंड है, जो कि कैसा है, इंक्लाइंड है और उस पे एक्सियली लोड लग रहा है, इंक्लाइंड है। अगर कोई कॉलम इंक्लाइंड है और उस पे एक्सियली लोड लग रहा है तो उसको स्ट्रूट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्ट्रूट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्ट्रूट कहते हैं। इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि जो कॉलम है और जो स्ट्रूट है ये दोनों ही स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि एक्सियल कंप्रेसिव लोड लेता है। क्या लेता है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लेता है। यहाँ पे आपको जो है एक डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, वर्टिकल पिलर बिटवीन रूफ एंड फ्लोर, है ना। रूफ एंड फ्लोर के बीच में जो वर्टिकल पिलर होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। और अगर स्ट्रूट का एग्जाम्पल देखें तो स्ट्रूट का एग्जाम्पल्स होता है कनेक्टिंग रॉड्स, पिस्टन रॉड्स, ये चीज़ें हमारी जो है आती है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे डिफाइन किया गया, तो आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो डियर अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ये रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ कॉलम। तो उसको जो है, ये जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। इसको शॉर्ट में SR से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा कहलाएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। कई सारे लोग इसको गायरेशन भी कहेंगे, कई सारे लोग जायरेशन भी कहेंगे। तो अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखें तो जायरेशन कहा जाता है, बट गायरेशंस भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद इसको और इलेबोरेट करें तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, SR इक्वल टू L इफेक्टिव यानी LE बाई K मिनिमम। क्या होता है, K मिनिमम, जहाँ पे L इफेक्टिव जो है ये डिपेंड करता है हमारा, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एंड कंडीशन। अलग अलग जो इंड कंडीशंस है उसके ऊपर जो है हमारा इफेक्टिव लेंथ जो है क्या होता है, डिपेंड करता है। इफेक्टिव लेंथ क्या करता है, हमारा डिपेंड करता है। अब क्वेश्चंस आता है कि सर ये जो इफेक्टिव लेंथ है हमारा, ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो ये कैलकुलेट होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सियोर, है ना। जो हमारा डिस्टेंस होता है दो कंजिक्यूटिव पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सियोर, तो उस डिस्टेंस को हम लोग जो है इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इफेक्टिव लेंथ हम लोग जो है लेकर चलते हैं। अगर दोनों इंड, अगर बोथ इंड हिंज्ड है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, बोथ इंड हिंज्ड, अगर दोनों ही इंड जो है हिंज्ड है तो उस कंडीशन में एल इफेक्टिव जो है वो हमारा इक्वल टू हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ के। यहाँ पे हमारा जो है हिंज्ड है और यहाँ पे भी हमारा हिंज्ड है, ये लेंथ है, तो ये हमारा डॉटेड ऐसे इस तरीके से बन जाता है, जो कि एल इफेक्टिव जो है एल के इक्वल ही हमारा रहता है, ओके। अब एक कॉलम लेकर चलते हैं। ये जो है हमारे पास
ठीक है, ये एक कॉलम है मान लो, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है इस तरीके से और इस तरीके से वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है, जो कि लोड लग रहा है हमारा मान लो P, ओके। इसका जो लेंथ है वो लेंथ है L। अगर इसको टॉप व्यू से देखें, अगर इसको हम लोग टॉप व्यू से देखें तो टॉप व्यू से देखेंगे तो हम लोगों का पता चलेगा इस तरीके से, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा विड्थ हो जाएगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अगर एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा BH/12 और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा HB/12, ओके। और इसका जो एरिया आएगा, जो टॉप व्यू हम लोग देखें जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वो B/H आएगा। क्या आएगा? B/H हमारा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, ओके। लेट यहाँ पे हम लोग यह कंसीडर करेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग वाई एक्सिस वो बड़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस से, इसलिए हम लोग कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू A/K² होगा, जहाँ पे A जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, A जो है ये हमारा एरिया है और K जो है ये हमारा क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन। K जो है रेडियस ऑफ जायरेशन है। सो रेडियस ऑफ जायरेशन K का वैल्यू हो जाएगा √I/A। और अगर K मिनिमम बोला जाएगा निकालने के लिए तो I मिनिमम डिवाइडेड बाई A √। वो इसलिए क्योंकि अगर एक कॉलम हम लोग बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस कॉलम का तो एक फिक्स एरिया हम लोग लेंगे, तो एरिया तो हमारा फिक्स हो जाएगा, उसका क्रॉस, उसका जो है हम लोग लेंथ के अनुसार, उसका जो है हाइट के अनुसार या उसके विड्थ के अनुसार हम लोग जो है उसका क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो उसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कौन सा है? I। A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया और K जो है हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अगर इसको और इलेबोरेट करें तो अब हमारा जो सिलेंडरनेस रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा L इफेक्टिव बाई K मिनिमम, इट मीन्स L बाई √I मिनिमम बाई A। ये जो है हमारा क्या आ जाएगा? सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला आ जाएगा। इसका अर्थ ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ेगा, अगर सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ेगा तो थिकनेस ऑफ कॉलम है ना, थिकनेस ऑफ कॉलम जो है वो घटेगा। सिलेंडरनेस रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे थिकनेस जो है कॉलम का वो घटेगा। अगर मान लो एक फिगर है, एक का ये है, तो इसका सिलेंडरनेस रेशियो, जिसका जो पतला है इसका सिलेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होगा। अगर कोई बॉडी थोड़ा मोटा है तो इसके कंपैरिजन में, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो फिगर 1 का जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ फिगर नंबर 2 से, है ना। फिगर नंबर 2 के कंपैरिजन में हमारा ज़्यादा होगा। तो आई होप कि यहाँ तक जो मैंने आपको कवर करवाया ये चीज़ें आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे का जो अपना लेक्चर्स होगा थ्योरी ऑफ कॉलम का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? तो हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉलम, फिर किस तरीके से कॉलम की स्टेबिलिटी होती है और किस पे वो फेल होता है, कौन सा कंडीशंस होता है जिस पे उसको
फेल हो जाता है और उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं अपने कॉलम को फेल होने से, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। अगर आज का लेक्चर्स, आज का वीडियोस आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो प्यार से एक लाइक ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।